हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश शेड़ीमार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स की मई 25 की एमटीपी 2, जिसमें आज हम एकदम डिटेल में एंड क्रिस्प रिवीजन रखने वाले हैं मई 25 की एमटीपी का, जिसमें हमने ऑलरेडी आपके आरटीपी एंड एमटीपी 1 ऑफ मई 25 अपलोड कर दिया। वो भी जाके चेक कर लीजिएगा। अब सर, ये जो आपकी एमटीपी आई है, इसमें आपका जो एमसीक्यूज का लेवल है वो एवरेज है एंड जो आपके क्वेश्चंस है वो थोड़े बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस है, लेकिन ऑब्वियसली जो हमारी एमटीपीज एंड आरटीपीज होते हैं उस अटेम्प्ट के लिए वो इनहेरेंटली इंपॉर्टेंट होते ही है। तो आपको ये वीडियो देखना ही है, जिसमें आपको पता चलेगा कौन कौन से टॉपिक्स आईसीएआई ने इस एमटीपी में टच किए हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से शुरू कर देते हैं। अब यहां पे मैंने क्या किया है, हर एक एमसीक्यू के लिए जो भी आपको केस स्टडी वाला पोर्शन रेलेवेंट है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो मैंने ऐसे हाईलाइट करके दे दिया है। हमने क्वेश्चंस के आगे, एमसीक्यूज के आगे मैंने वो कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वो एमसीक्यू है वो भी हाईलाइट करके दे दिया है। तो ये सारा पूरा पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे ऐसे और बहुत सारे अपडेट्स एंड फ्री रिसोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे भी आपके मई 25 के लिए स्पेसिफिकली और भी बहुत सारे रिसोर्सेज आने वाले हैं। ठीक है, यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट केस सिनेरियो के साथ। अब इसमें एक और चीज आपको ये बता देता हूं, यहां पे आप देखेंगे स्टार मार्क है। तो ये स्टार मार्क का मतलब ये नहीं है कि ये पर्टिकुलर एमसीक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे रेफरेंस के लिए है कि ये पर्टिकुलर एमसीक्यू है, मुझे आपको चारों ऑप्शंस बताने हैं एंड क्यों वो ऑप्शन गलत है वो भी बताना है आपको। ठीक है, यस सर। चलिए, जो भी कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स है वो सारे मैंने यहां पे इस पर्टिकुलर एमटीपी के आपके सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सीए ऋतिक को एंगेजमेंट पार्टनर ने बोला कि आप ओनरशिप वेरीफाई कीजिए इन्वेंट्रीज की ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि कल ही मैंने आपका केस सिनेरियो बुकलेट, जो हमारे 35 केस स्टडीज है, वो पूरा का पूरा केस सिनेरियो बुकलेट डिटेल्ड एंड क्रिस्प तरीके में सॉल्व किया है इन जस्ट 2 आवर्स। पूरा सारे के सारे एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए, ऑप्शंस को डिस्कस करते हुए सॉल्व किए। तो वो केस सिनेरियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये बोल रहा है सर, सीए देते क्या एंगेजमेंट पार्टनर बोला ओनरशिप ऑफ इन्वेंटरीज को वेरीफाई करने के लिए सीए परी ने करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन बताया। मतलब सीए ऋतिक क्या कर रहा था, वो भाई अपना फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करने के लिए बोल रहा था, लेकिन सीए परी बोल रही थी कि भाई करेक्ट एक्शन ये होना चाहिए कि आप परचेज रिक्वेजिशन चेक करो, आप परचेज ऑर्डर चेक करो, रिसीविंग रिपोर्ट्स चेक करो, वेंडर इनवॉइसेस चेक करो, इन्वेंटरी रिकॉर्ड चेक करो, पेमेंट फाइल्स, ये सारी चीजें आप चेक करो, क्योंकि ओनरशिप असर्शन को आप फिजिकल काउंट करके वेरीफाई नहीं कर सकते। तो यहां पे कौन सही बोल रहा है सर फिजिकल काउंट करके, ऐसे 501 में हमने पढ़ा है कि फिजिकल काउंट करके हम एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन वेरीफाई कर सकते हैं, हम ओनरशिप वेरीफाई नहीं कर सकते। ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी जो सीए परी ने बोली है। तो सीए परी यहां पे सही है और हमारा जो सीए ऋतिक है वो गलत है। यही पहला क्वेश्चन है आपका कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन है। तो यहां पे बोल रहा है सीए ऋतिक को क्या क्या ऑप्शन है सर। सीए ऋतिक को मैनेजमेंट को बोलना चाहिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए, सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे हम रिलाई नहीं कर सकते, तो ये गलत है। सीए ऋतिक को टेस्ट काउंट करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए फिजिकल इन्वेंटरी काउंट का, ताकि आप वो ओनरशिप असर्शन चेक कर सके, ये भी गलत है। सीए ऋतिक को फिजिकल इन्वेंटरी काउंट कंडक्ट करना चाहिए एज एन ओनली ऑडिट प्रोसीजर, ये भी गलत है। लेकिन ये लास्ट में बोल रहा है सीए ऋतिक को सीए परी के साथ एग्री करना चाहिए, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन उसने बोला है वो फॉलो करना चाहिए, तो ये सही है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट है आपका 501, इसका हमें देखना पड़ेगा, इसका हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जब हम वेरीफाई कर रहे थे इन्वेंटरी को, जो एंगेजमेंट पार्टनर ने हमें बोली थी, तो सीए ऋतिक जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा था उससे कौन सा असर्शन वेरीफाई होता सर, उससे हमारा एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन वाला असर्शन वेरीफाई होता। ये पर्टिकुलर केस सिनेरियो भी हमने और जो आपके 35 केस स्टडीज की बुकलेट है उसमें डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, वापस से मैं आपको वो सारी चीजें बता रहा हूं। नेक्स्ट, क्योंकि अगर ऐसे बार बार पूछा है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि एमटीपीस में भी ऐसे ने पूछ लिया। अब ये बोल रहे हैं सर सैंपल साइज डिटरमाइन करने के लिए, सैंपल सेलेक्ट करने के लिए हमने सैम्पलिंग इंटरवल डिटरमाइन किया 11th क्रेडिटर बैलेंस का, जिससे हमारा सैंपल साइज निकल के आया 50 क्रेडिटर बैलेंसेस फॉर ऑडिट। अब यहाँ पे कौन सा सैंपल सिलेक्शन मेथड हमने फॉलो किया है, यहाँ पे नाम ही दे दिया इन्होंने इंटरवल, मतलब यहाँ पे हमने सिस्टमैटिक और इंटरवल सैम्पलिंग सेलेक्ट किया है, मतलब फॉलो किया है, तो यहाँ पे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आ जाएगा। नेक्स्ट 4 क्या बोल रहा है सर, यहाँ पे जब हम वेरीफाई कर रहे थे शेयर कैपिटल बैलेंस का, तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों शेयर कैपिटल बैलेंस जो थे पिछले साल के इस साल के दोनों सेम आ रहे थे। तो हमारा जो सीए परी थी वो बोल रही थी कि यार कोई भी हमें प्रोसीजर करने की जरूरत है ही नहीं। सीए ऋतिक बोला था नहीं हमें प्रोसीजर तो करना पड़ेगा, हमें कंफर्मेशन लेना पड़ेगा हमारे अकाउंट्स मैनेजर से। हमने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस किया है कि सर अगर शेयर कैपिटल बैलेंस में कोई भी चेंज ना रहा हो तो आपको कंफर्मेशन लेना पड़ता है, लेकिन अकाउंट्स मैनेजर से नहीं लेना पड़ता, आपको कंपनी सेक्रेटरी से लेना पड़ता है। तो सीए ऋतिक का जो व्यू है वो पार्शली करेक्ट है, क्योंकि आपको रिटर्न कंफर्मेशन लेना तो है, लेकिन वो कंपनी सेक्रेटरी से लेना है, अकाउंट्स मैनेजर से नहीं लेना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का था, ये है आपका ऐसे 580 का। क्या बोला सर, ये सीए ऋतिक ने रिफ्यूज कर दिया कि वो प्रेजेंटेशन जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन
मैनेजमेंट ने दिया है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? उसमें क्वालिफाइंग लैंग्वेज मैनेजमेंट ने इंक्लूड कर दी है। क्या क्वालिफाइंग लैंग्वेज इंक्लूड कर दी है? कि जो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है वो बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज एंड बिलीफ के अकॉर्डिंग दिया है, जो सीए ऋतिक को लगता है कि ये रीजनेबल नहीं है एक्सेप्ट करना। तो अब बताइए सीए ऋतिक ने जो किया वो सही किया है कि नहीं किया है? हमने ऐसे 580 में डिस्कस किया हुआ है कि सर अगर मैनेजमेंट अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में क्वालिफाइंग लैंग्वेज इंक्लूड कर रही है जिसमें बोल रही है टू द बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज वो एंड बिलीफ अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रही है, तो हम एज एन ऑडिटर वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड वी नो वी बिलीव कि जो जिसने भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है वो रिस्पॉन्सिबल बंदा है और उसके बाद सारी नॉलेज है उस मैटर की जिसके रिलेटेड उसने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो यहां पे जो सीए ऋतिक बोल रहा है कि ये नॉट रीजनेबल टू एक्सेप्ट है, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, यस सर, यही सेम चीज बता देंगे। ये जो है ये करेक्ट नहीं है क्योंकि हम ले सकते हैं अगर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पता हो कि भाई वही बंदा है जिसके पास नॉलेज है। ठीक है, यस सर। केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यहाँ पे जाना है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए यहाँ पे जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा पीई का। जब हम देखेंगे क्या है सर, यहाँ पे ड्यूरिंग इनिशियल डिस्कशंस कंपनी अपने प्लान्स बताती है कि वो एक नई सर्विस लाना चाह रही है वेदर फोरकास्टिंग सेक्टर में। ठीक है, कंपनी एक वेदर फोरकास्टिंग सेक्टर में एक नई सर्विस लाना चाह रही है। जो सर्विसेज होंगी वो अवेलेबल होंगी ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी एंड यूजर्स जो है वो माइक्रो वेदर इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं फॉर फ्री, वो सारी आपके फ्री में देंगे वेबसाइट पे। कंपनी रिक्वेस्ट करती है अपनी ऑडिट फर्म को कि आप विजिबली हमारे साथ एसोसिएट हो जाइए मार्केटिंग एफर्ट्स के लिए। मतलब इस सर्विसेज को मार्केट करने के लिए आप हमारे साथ एसोसिएट हो जाइए, आप भी हमारे साथ मिलके इसको मार्केट करिए एंड दूसरी चीज विजिबली मार्केट करिए। मतलब लोगों को दिखना चाहिए कि आप हमारे साथ मिलके इसको मार्केट कर रहे हैं। एक तो होता है छुपके छुपके मार्केट करो, एक होता है मिलके साथ में काम करो। तो बोले साथ में मिलके विजिबली एसोसिएट होना है आपको हमारे साथ मार्केटिंग एफर्ट्स में। तो यहां पे बताइए कौन सा थ्रेट लग जाएगा अगर मैं विजिबली उनके साथ जुड़ जाता हूं। मतलब मैं लोगों को बता रहा हूं कि भाई इनका प्रोडक्ट ले लो, इनके सर्विसेज यूज कर लो, इनकी सर्विसेज को मार्केट कर रहा हूं, इनको अच्छा बता रहा हूं, इनकी सर्विसेज को अच्छा बता रहा हूं। मतलब मैं उनकी वकालत कर रहा हूं, मैं उनके फेवर में काम कर रहा हूं। तो वो एडवोकेसी थ्रेट्स आ जाता है। बॉटम लाइन है फेवर में काम करना। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बोल रहा है सर पी का ही आपका नेक्स्ट है। क्या बोल रहा है सर? प्रीवियस ऑडिटर्स जो हमारे रॉयल एंड कंपनी थे उन्होंने हमारे रवि एंड कंपनी का कम्युनिकेशन को रिप्लाई नहीं किया। अब जैसे हमें पता है कि सर प्रीवियस ऑडिटर को हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। अब यहां पे हमने प्रीवियस ऑडिटर को जब कम्युनिकेट किया तो प्रीवियस ऑडिटर ने रिप्लाई नहीं किया। तो वो जो प्रीवियस ऑडिटर ने रिप्लाई नहीं किया वो कौन से प्रिंसिपल्स का एथिक, कौन से प्रिंसिपल्स का ब्रीच माना जाएगा, कौन से प्रिंसिपल्स का वायलेशन माना जाएगा? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी। नहीं सर, ऑब्जेक्टिविटी में कोई हमारे पास दबाव आता है, कोई किसी का इन्फ्लुएंस होता है तो आपका माना जाता है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, इसमें अपने कॉन्फिडेंस की बात होती है, हम जो काम अच्छे से कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं उसकी बात होती है। एंड इंटीग्रिटी में हमारे ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी की बात होती है। ये तीनों प्रिंसिपल्स नहीं आएंगे। एक प्रिंसिपल है आपका प्रोफेशनल बिहेवियर, कि आपको प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए। अगर कोई सामने वाला ऑडिटर आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है, आपको कम्युनिकेट कर रहा है, तो आपको उसका रिप्लाई देना चाहिए। दिस इज योर प्रोफेशनल बिहेवियर। आपको प्रोफेशनली बिहेव करना पड़ेगा, एज पर स्टैट्यूट रॉ बिहेव करना पड़ेगा। तो ये प्रोफेशनल बिहेवियर का गिल्टी माना जाएगा, मतलब वायलेशन माना जाएगा। नेक्स्ट, रवि एंड कंपनी ने कंपनी को फेल टू एडवाइज द कंपनी रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ सीएफएस। मतलब रवि एंड कंपनी को बता ही नहीं पाए कि उनको ऑडिट भी करना है सीएफएस का। अब कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स यहां पे गायब है, यहां पे कौन सा वायलेट हो रहा है? यहां पे मैं ऑडिटर हूं और मैं कंपनी को बता ही नहीं पाया कि मुझे ऑडिट करना है सीएफएस का। मतलब मैं कितना निकम्मा हूं, मैं कितना नालायक हूं, मैंने कितना गंदा काम किया है। तो यहां पे आपका प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं आएगा, इंटीग्रिटी नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिविटी नहीं आएगा। यहां पे काम आपने गंदा किया है, इसलिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर आएगा। ठीक है, यस सर। ये हमने बहुत अच्छे से आपके प्रोफेशनल एथिक्स के रिवीजन वीडियो में डिस्कस किया। हमने ऑलरेडी 100% रिवीजन वीडियोस, डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं May 25 के लिए। आप उसका बेनिफिट जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका बात करते हैं आरएआईसी की। इस पर कंट्रोल एक बार पढ़ लेते। क्या बोल रहा है सर? हम रिव्यू कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल्स को, हम वेरीफाई करते हैं कुछ चीजों को। क्या वेरीफाई कर रहे हैं? क्या टेंडर्स आपने बुलाए थे ऑर्डर्स को प्लेस करने से पहले? क्या परचेसेस आपने किए थे बेस्ड ऑन रिटर्न ऑर्डर? क्या परचेस ऑर्डर स्टैंडर्डाइज है? क्या परचेस ऑर्डर प्री नंबर्ड है? ये सारी चीजें हम चेक कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल्स में। अब यहां पे पूछा गया है कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं एज एन ऑडिटर टू इवैल्यूएट इंटरनल कंट्रोल। क्या ये नैरेटिव रिकॉर्ड है? क्या इसमें कोई पैराग्राफ वाइज हमने कुछ लिखा है? नहीं सर। क्या ये इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर है? आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो है यहां पे, तो ये इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर हो सकता है। लेकिन इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर वो होता है जो क्वेश्चंस हम मैनेजमेंट से, क्लाइंट से पूछते हैं, क्लाइंट के बंदों से भरवा के लेते हैं। लेकिन यहां पे हम खुद ये सारी चीजें वेरीफाई कर रहे हैं, हम खुद ये सारी चीजें चेक कर रहे हैं। तो यहां पे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हम खुद कर रहे हैं, खुद आंसर दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं चेकलिस्ट। तो यहां पे कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं सर? चेकलिस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे लिए, यहाँ पे 2 है हमारे लिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मतलब 10 और 11 की बात हो रही होगी मेरे ख्याल से। एक सेकंड में इसको
हटा के 10 और 11 कर देता हूं ताकि आपको ये पीडीएफ में बढ़िया तरीके से मिल जाए। ठीक है, यस सर। क्या बोला, बैंक ने प्रोवाइड किया है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें वो फार्मर्स को लोन देते हैं उनके शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्रॉप कल्टीवेशन की। एक सच लोन हमने दिया था और जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 20 लाख एट द ईयर एंड, जिसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुए हैं फॉर द पास्ट 90 डेज। पास्ट 90 डेज इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुए। द लोन वॉज ग्रांटेड फॉर पेडी कल्टीवेशन, जिसका टिपिकली 3 से 4 महीना लगता है सोइंग टू हार्वेस्ट के लिए। और ये ब्रांच ने इस लोन को स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफाई किया, क्या ये सही किया है कि नहीं किया। अब पहली चीज ये हमने किसान क्रेडिट कार्ड लिया है शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स के लिए, तो ये कैश क्रेडिट फैसिलिटी माना जाएगा। अब कैश क्रेडिट फैसिलिटी में हम आउट ऑफ ऑर्डर कब मानते हैं, जब आपके मोर देन 90 डेज के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो एट द ईयर एंड के। यहां पे हो रहा है तो ये आउट ऑफ ऑर्डर मान के एनपीए मान लेंगे। लेकिन ये सिंस एग्रीकल्चरल एडवांसेस है तो इस पे एग्रीकल्चरल एडवांसेस वाला नॉर्म्स लगेगा, जिसमें बताया गया था एक होते हैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप्स और एक होते हैं लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन क्रॉप्स। अब ये जो क्रॉप है ये 3 to 4 मंथ्स वाला है, सोइंग टू हार्वेस्ट इसका एक क्रॉप सीजन 3 to 4 मंथ्स वाला है, मतलब ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप्स है। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए जब हमारा लोन को हम एनपीए कब मानते हैं, जब वो ओवरड्यू हो फॉर मोर देन 2 क्रॉप सीजंस। यहां पे तो ये ओवरड्यू है 90 डेज के लिए ही, 3 to 4 मंथ्स का हमारा क्रॉप सीजन है, तो ये तो एक क्रॉप सीजन, एक से या उससे कम क्रॉप सीजन के लिए ओवरड्यू है, इसलिए हम इसको एनपीए नहीं मानेंगे, इसको स्टैंडर्ड एसेट ही मानेंगे। देख लो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आईसीए आपसे पूछता है आपके केस स्टडीज में। ठीक है, यस सर। तो यहां पे हम क्या मानेंगे सर, यहां पे बैंक ने जो किया है क्लासिफिकेशन वो एकदम सही है। नेक्स्ट मतलब वो जो ये बेसिकली अरर ये सब था, लेकिन हाँ बैंक ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो बिल्कुल सही किया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, एक हमने ये भी नोट किया कि जो अकाउंट ऑफ अ बोरोवर है जिसका कैश क्रेडिट लिमिट 50 लाख का है, जो हमने टेकन ओवर किया था अदर बैंक से, किसी और बैंक से हमने वो खरीदा था, जो सैंक्शन बाय ब्रांच मैनेजर था, इंस्टेड ऑफ इमीडिएट हायर अथॉरिटी एज रिक्वायर्ड इन बैंक्स मैनुअल डेलीगेशन ऑफ पावर्स। मतलब बैंक का कोई जो मैनुअल ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर्स है, मतलब बैंक का जो हमारा कच्चा चिट्टा गाइडलाइंस है, उसमें ऐसा बोला गया कि टेकन ओवर के लिए आपको इमीडिएट हायर अथॉरिटी का सैंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहां पे ब्रांच मैनेजर का सेक्शन था, इमीडिएट हायर अथॉरिटी का सैंक्शन नहीं था। तो एज एन ऑडिटर अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, ये यहां पे पूछा गया है आपसे। तो ये बोल रहे हैं सर ये इंटरनल इशू है बैंक का, ऑडिटर एक डिस्क्रिप्शन अपने रिपोर्ट में डाल सकता है, ये इंटरनल इशू है, ऑडिटर इसके साथ कोई कंसर्न ही नहीं है ऑडिटर का, ये कोई इशू ही नहीं है क्योंकि क्रेडिट फैसिलिटी जो था वो प्रॉपर्ली सैंक्शन था। तो यहां पे ये सब जो बोला गया है गलत बोला गया है, भले ही ये इंटरनल इशू हो बैंक का, लेकिन एज एन ऑडिटर मुझे इसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट 50 लाख रुपए का है और इन्होंने अपनी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया है। मेन दिक्कत यह कि पॉलिसी को फॉलो नहीं किया, ब्रांच मैनेजर ने खुद ही सैंक्शन कर दिया, किसी हायर अथॉरिटी से नहीं पूछा, तो मुझे यह बताना पड़ेगा। इट इज अ सीरियस वायलेशन, जो भी प्रोसीजर्स बैंक ने ले डाउन किए उसका फॉर सैंक्शन ऑफ एडवांसेस, एंड इसको मुझे ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा विदाउट फेल। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या बोल रहा है, आरएसए का आपका रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है, जब ड्रास्टिक फॉल हुआ रेवेन्यू में ऑफ द कंपनी, कौन सा हमारा ऑडिट रिस्क है। ध्यान रखिएगा, हमें ये ऑप्शन में से ऑडिट रिस्क को जानना है कि अगर रेवेन्यू फॉल होता है कंपनी का, गिरता है कंपनी का, तो हमारे हिसाब से ऑडिट रिस्क क्या होगा। सबसे पहला बोला सर फॉल इन रेवेन्यू, फॉल इन प्रॉफिट्स हो जाएगा कंपनी का, फॉल इन रेवेन्यू की वजह से प्रॉफिट्स भी कम हो जाएंगे कंपनी के। अब प्रॉफिट्स कम होंगे ये हमारा ऑडिट रिस्क नहीं है, ये बात तो सही बोल रहा है कि भाई रेवेन्यू कम होगा तो आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट एन ऑडिट रिस्क, इससे कोई ऑडिट रिस्क पैदा नहीं होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, कंपनी जो है वो न्यू लाइन ऑफ एक्टिविटी को एक्सप्लोर कर सकती है अगर उसके डिमांड ऑफ प्रोडक्ट फॉल कर रहे हैं, तो अगर कंपनी चाहे तो न्यू लाइन ऑफ एक्टिविटी पे भी जा सकती है, तो इससे ऑडिट रिस्क क्या है भाई, इसका कोई ऑडिट रिस्क नहीं है, गलत। फॉल इन रेवेन्यू से लोअर टैक्स लायबिलिटीज आएगी कंपनी के लिए, ये भी सही बात बोल रहा है, लेकिन इसका ऑडिट रिस्क कुछ नहीं है भाई, इससे ऑडिट रिस्क में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज है, क्या बोल रहा है, जो अगर ड्रास्टिक फॉल इन रेवेन्यू हुआ है तो इससे ये हो सकता है कि कंपनी खुद के ऑपरेशंस को, मतलब वो कंपनी जो है फोर्सेबल फ्यूचर में ना चल पाए, उसका रेवेन्यू ऐसे ही गिरता रहे, तो हो सकता है कि वो फोर्सेबल फ्यूचर में भी ना चल पाए ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड इन द मार्केट। इसलिए यहां पे रिस्क है गोइंग कंसर्न का, जो डिस्क्लोजर है, वो जो गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर है वो ओमिटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और ये हमारा ऑडिट रिस्क है, क्योंकि ये हमारे ऑडिट पे इंपैक्ट डालता है कि भाई गोइंग कंसर्न का जो डिस्क्लोजर है वो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओमिट किया हुआ है, आपने नहीं बताया कि भाई आपका गोइंग कंसर्न पे इंपैक्ट आ सकता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से, इस पर्टिकुलर इवेंट और कंडीशन की वजह से। तो यहां पे ऑप्शन तो सारे सही थे, लेकिन सिंस क्वेश्चन था कि ऑडिट रिस्क क्या बनेगा, ऑडिट रिस्क तो सिर्फ यही बनेगा हमारा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, अब इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज है, ऐसे 300 है हमारा। क्या बोले सर, सीए राधा ने अपॉइंट किया एज एन ऑडिटर ऑफ पीएससी लिमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले ही बार हम ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं। डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने प्रिपेयर किया है एंड उसको हैंडओवर किया है हमारी एंगेजमेंट टीम के असिस्टेंट्स को। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट हमने नोटिस किया कि कंपनी ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रही है सब्सटैंशियल क्वांटिटीज ऑफ स्क्रैप जो जनरेट हुआ था ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमें सब्सटैंशियल, बहुत बड़े अमाउंट का स्क्रैप जनरेट होता है, लेकिन हमें कभी भी, हमें मतलब बताया ही नहीं गया, कोई इंस्ट्रक्शंस हमें
हमें मिले ही नहीं इस बारे में कि अच्छा एंटिटी के पास स्क्रैप भी है, जो इतना बड़ा अमाउंट का स्क्रैप है एंटिटी के पास, हमें इसकी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी गई। अब हमारे पास क्या प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है सीए राजा के पास? सबसे पहले बोल रहा है सर हमें इग्नोर करना चाहिए इस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि ऑलरेडी ऑडिट शुरू हो चुका है। भाई वाह, क्या बात हुई है? आपको बताया गया, हमने ऑडिट में पढ़ा हुआ है कि सर अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता चलती है तो आपको ऑडिट को तुरंत के तुरंत चेंज करना चाहिए। ये बोला शी शुड लीव द मैटर टू विजडम ऑफ एंगेजमेंट टीम। एंगेजमेंट टीम पे छोड़ दो भाई, उनकी मर्जी होगी वो चेक करेंगे, उनकी मर्जी नहीं होगी तो वो चेक नहीं करेंगे। भाई तुम हो एंगेजमेंट पार्टनर, तुम बताओगे ना उसको क्या करना है, वो अपना दिमाग लगा लेते तो हो जाता ऑडिट। ठीक है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि हमें मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भाई हमें तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी थी तो हम मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ देंगे, उनको जो करना है वो करेंगे। ये भी गलत है भाई, हमें अपने अर्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई करना चाहिए, उसमें स्क्रैप को इंक्लूड करना चाहिए और एंगेजमेंट टीम को बोलना चाहिए कि आपको स्क्रैप को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्या है, चैप्टर नंबर 1 का आपका क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ने अप्रोच किया अपने बैंकर्स को और उसको रिक्वेस्ट किया कि आप अपने वर्किंग कैपिटल क्रेडिट फैसिलिटीज को एनहांस कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। बैंक मैनेजर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगे कंपनी के फॉर द हाफ ईयर अलॉन्ग विद उनके उस पे अश्योरेंस दे दो। एक सीए को बोलो कि आप पे अश्योरेंस दे दो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ सही है। उसने बोला कि आपको एक प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी चाहिए होगा फ्रॉम द कलिंग ईयर, ताकि एक सीए की रिपोर्ट चाहिए प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जिसपे वो अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है इन प्रोजेक्शंस पे, ताकि हम मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट को कंसीडर कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स जो आईसीआर ने इशू किया है वो रेलेवेंट है सीएपी के लिए जिसको हमने अपॉइंट किया है इस सिचुएशन में। मतलब बेसिकली बैंक को क्या चाहिए, एक हाफ ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए, उस पे अश्योरेंस चाहिए, एंड एक बैंक को प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए और उस पे अश्योरेंस चाहिए। अब आप मुझे बताइए यहां पे कौन सा स्टैंडर्ड्स लगेगा? क्या यहां पे स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स लगेगा? नहीं सर, यहां पे रिव्यू की बात नहीं हो रही, यहां पे अश्योरेंस की बात हो रही है। जहां पे रिव्यू की बात करनी होगी वहां पे स्पेसिफिकली वो रिव्यू की बात करेंगे। नेक्स्ट, कोई भी स्टैंडर्ड्स नहीं है इस इश्यू रिपोर्ट करने के लिए, तो हटा दो भाई, अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स तो है हमारे पास। फिर आपके पास स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज मैंने आपको बताया हुआ है कि ये नॉन अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स है, इसमें हम अश्योरेंस नहीं देते तो ये भी नहीं आएगा। एक बचता है आपका स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वो ऑडिट में लगता है। यहां पे प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात नहीं हो रही। तो यहां पे जो स्टैंडर्ड्स लगेगा अश्योरेंस देने के लिए, दैट इज योर स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, जब हम ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी का तो कौन सा एरिया हम कवर करेंगे एज पार्ट ऑफ ऑडिट ऑफ रिसीट्स। मतलब ऑडिट ऑफ रिसीट्स में हम कौन कौन से प्रोसीजर कवर करेंगे। सबसे पहले वो ये हम चेक करेंगे सारे रेवेन्यू और सारे डेट्स जो ड्यू टू द गवर्नमेंट है वो हमने करेक्टली असेस किए, रियलाइज किए, क्रेडिट किए गवर्नमेंट अकाउंट में। दूसरा, क्या एडिक्वेट चेक्स हमने इंश्योर किए थे प्रॉम्प्ट डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इरेगुलरिटीज के लिए, डबल रिफंड्स को हमने कर दिया हो गया, फ्रॉडुलेंट फ्रॉड्स रिफंड वाउचर्स कर दिया, ये सारी चीजें, ये दोनों प्रोसीजर्स तो है आपके ऑडिट ऑफ रिसीट्स के लिए। नेक्स्ट बोल रहा है क्या वेदर द एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड, जो भी एक्सपेंडिचर हमने इनकर किया वो पर्पस के लिए किया था, जिस भी पर्पस के लिए हमें ग्रांट एंड एप्रोप्रिएशन मिला है। भाई यहाँ पे एक्सपेंडिचर के प्रोसीजर की बात हो रही है, इनकम के प्रोसीजर की बात नहीं हो रही, तो ये वाला तो नहीं आएगा। नेक्स्ट, क्या वेरियस स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स को हमने एग्जीक्यूट किया है, उसके ऑपरेशंस जो थे वो हमने इकोनॉमिकली एंड क्या वो रिजल्ट्स जो हमने सोचे थे वैसे वो रिजल्ट्स दे रहे कि नहीं दे रहे। ये परफॉर्मेंस ऑडिट की बात कर रहा है, ये आपके ऑडिट ऑफ रिसीट्स की बात नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। मतलब दो प्रोसीजर जो आपके ऑडिट ऑफ रिसीट्स वाले हैं वो है हमारा स्टेटमेंट 1 और 2। ठीक है, यस सर। चलिए यहाँ पे आपका एमसीक्यू खत्म होता है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट्स के लिए। क्या बोला सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपके रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल के लिए है। हमें आइडेंटिफाई करना है और ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कंपोनेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जो भी कंपोनेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट यहां पे इन्वॉल्व है उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कंपोनेंट्स हमें पता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारा इंटरनल रिस्क और एक होता है हमारा कंट्रोल रिस्क। ठीक है, यस सर। लेकिन यहां पे आईसी ने गलती कर दी है, यहां पे कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क इसको लिखना चाहिए था, क्योंकि आपका एक तीसरा क्वेश्चन भी है, तो यहां पे कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क आ जाएगा। एक बार आप यहां पे अगर चेंज करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। यहां पे ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट्स की बात हो रही है, तो ऑडिट रिस्क का तीसरा कंपोनेंट है डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, यस सर। ये बोला जीएचके प्राइवेट लिमिटेड एक स्टार्टअप है जो एंगेज है प्रोवाइडिंग कमर्शियल कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस, पैडी स्टेबल बर्निंग जो हमारी होती है उसके कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए एक स्टार्टअप एंगेज्ड है, मेनली गेटिंग टू द नीड्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के फार्मर्स के नीड को करता है। अब क्योंकि गवर्नमेंट्स इस इशू पे बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे, इसलिए बहुत सारी कंपनीज जो है वो पिछले साल में इस स्पेस में आ गई है, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आ गई है, और बहुत सारी कंपनीज यहां पे सक्सेसफुल नहीं रही है और वो बैंकरप्ट हो चुकी है। अब बताइए यहां पे कौन सा रिस्क है? क्या यहां पे किसी कंट्रोल की बात की गई? नहीं। क्या यहां पे किसी ऑडिटर की बात की गई? नहीं। क्या यहां पे ऐसा बोला गया कि बिजनेस का इनहेरेंट नेचर ही रिस्की है, कि भाई ये नेचर ही ऐसा है कि यहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत सारी कंपनीज फेल हो जाती है? यस सर। तो यहां पे किसकी बात हो रही है, कौन सा रिस्क लग रहा है? यहां पे इनहेरेंट रिस्क की बात हो रही है, क्योंकि यहां पे बिजनेस का नेचर ही वैसा है।
ठीक है, यस सर। दूसरा क्या बोल रहा है सर, कंपनी ने कंट्रोल डिवाइस किया है इन्वेंट्री ऑफ पेरिशेबल गुड्स के लिए कि भाई वो हमें एप्रोप्रिएट कंडीशन में रखेंगे, कंट्रोल एनवायरमेंट में रखेंगे, जिससे कोई भी डैमेज उस पे ना हो, और इसकी रिस्पांसिबिलिटी हमने 2 लोगों को दी है ये मॉनिटर करने के लिए। अब ये बताइए यहाँ पे कौन सा रिस्क हो सकता है, यहाँ पे क्या कंट्रोल की बात की गई, बिल्कुल बात की गई। जहां पे भी कंट्रोल की बात की जाए या फिर वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो भी बात की जाए कंट्रोल के बारे में, वहां पे कंट्रोल रिस्क आ जाएगा, यहाँ पे ऑडिटर की कोई बात ही नहीं हो रही है। नेक्स्ट बोल रहा है श्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गार्लिक ब्रेड में है, ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी ने ऑडिट प्रोसीजर्स प्लान किया है रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू ऑफ द कंपनी के लिए। डिस्पाइट दैट एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मिस स्टेटमेंट्स हमारे रेवेन्यू रिकॉग्निशन में आइडेंटिफाइड ना हो हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स के द्वारा। तो अब यहां पे ऑडिटर की बात हो रही है, ये बोल रहा है कि हमने तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए प्रोसीजर्स किए हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ मिस स्टेटमेंट्स हम फिर भी आइडेंटिफाई ना कर पाए। तो ये किसकी बात कर रहा है सर, ये डिटेक्शन रिस्क की बात कर रहा है, मिस स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट ना कर पाए, तो ये डिटेक्शन रिस्क की बात कर रहा है। तो यही 3 हमको आइडेंटिफाई करने थे कंपोनेंट, और इन्हीं 3 को हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा 5 मार्क के लिए। ठीक है, यस सर। ये पहला इनहेरेंट रिस्क आ गया, दूसरा कंट्रोल रिस्क आ गया, तीसरा डिटेक्शन रिस्क आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, नेक्स्ट में हमें बस बोलना है, हमें बस एक एग्जांपल देना है हमारे ऑडिट प्रोग्राम का कि सर ये डिटेल्स है कंपनी की, अब आप एग्जांपल दीजिए कि आप ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो ये ऑडिट प्रोग्राम का एग्जांपल भी आप एक बार देख के चले जाइएगा। नेचर ऑफ नेम ऑफ कंसर्न फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर बाय रिव्यूड बाय अप्रूव्ड बाय, किसने किसने किया था, हम नेचर ऑफ प्रोसीजर यहाँ पे लिखते हैं, कितना एक्सटेंट ऑफ चेक किया है, बेसिस ऑफ सैंपल क्या है, किसने किया है, वो सारी चीजें हम चेक करते भी आप लिख के जाइएगा। ठीक है, एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि ये आपके जनवरी 25 का केस सिनेरियो नंबर में केस सिनेरियो का एक एमसीक्यू आ गया था कि भाई ये उन्होंने अपने क्वेश्चन में बना के दे दिया और पूछा कि बताओ ये अपना कौन सा क्या है, मतलब ये बेसिकली एग्जैक्टली क्या है, ऑडिट प्रोसीजर है, ऑडिट प्लान है, ऑडिट प्रोग्राम है, तो ये ऑडिट प्रोग्राम है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट ऐसे 500 का है, आइडेंटिफाई द एक्सप्लेन ब्रीफ ऑडिट प्रोसीजर यूज्ड बाय द ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अब हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये सारी चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है कौन सा यहाँ पे प्रोसीजर है। सबसे पहला बोल रहा है जब हम ऑडिट कर रहे थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड लिमिटेड का, ऑडिटर ने चेक किया कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स को ऑफ द कंपनी इन डिटेल। जब भी हम डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को चेक कर रहे हैं, मैंने आपको बताया हुआ है इंस्पेक्शन होता है, ये इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स को चेक करना। दूसरा मिस्टर एम ऑडिटर ऑफ द कंपनी, जिसने लुक किया, देखा जो प्रोसेस ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग है इन्वेंट्री पर्सनल के द्वारा एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज, देखने को हम क्या बोलते हैं सर, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, एक्सवाइजेड लिमिटेड एंगेज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू यूरोप में, सेल्स इनवॉइसेस यूरोज में रेज होते हैं जिसको हम कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीस में एज पर एप्लीकेबल नॉर्म्स। ऑडिटर वेरीफाई करना चाहता है कि ये जो कन्वर्जन है फॉरेन करेंसी का इंडियन रुपी में वो प्रॉपर है या फिर नहीं है। यहां पे कौन सा प्रोसीजर लगेगा, यहां पे लगेगा रिकैलकुलेशन, क्योंकि हम वापस से कैलकुलेट करना चाहते हैं जो आपने एक्सचेंज किया है वो सही से किया है कि नहीं किया है। नेक्स्ट, सीए ईशा अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ टीयूई लिमिटेड ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ ऑडिट, उसने रिव्यू किया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ द कंपनी, उसने कंपेयर किया जीपी रेशियो अदर कंपनीज जो हमारी सिमिलर इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है उसके साथ। आप कंपैरिजन करते हो किसी का भी किसी के साथ, तो उसको हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स बोलते हैं। तो क्या हुआ सर, यहां पे सबसे पहले आ गया इंस्पेक्शन, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर हमारा रिकैलकुलेशन और फिर हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर। उसको हमने एक एक लाइन में डिस्क्राइब कर दिया सारे के सारे प्रोसीजर्स को। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 5 में, ये हमारे शायद एक्सर्शंस की बात हो रही है, बिल्कुल एक्सर्शंस की बात हो रही है। सबसे पहला क्या है सर, इन्वेंट्रीज जो रिकॉग्नाइज करिए बैलेंस शीट में वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है एज एट द पीरियड एंड, यहां पे इन्होंने एग्जिस्ट वर्ड खुद ही दे दिया, तो ये एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। दूसरा, जितनी भी इन्वेंट्रीज है पर्टेनिंग टू द रेलेवेंट ईयर वो हमने इंक्लूड करी है, इस साल की जितनी भी इन्वेंट्री है वो हमने इंक्लूड करी है। मतलब यहां पे साल दर साल की बात हो रही है, साल को अलग अलग करने की बात हो रही है, मतलब ये कट ऑफ की बात कर रहा है कि भाई सही पीरियड में हमने सही अकाउंटिंग करी है, तो रेलेवेंट ईयर है यहां पे, तो कट ऑफ की बात हो रही है। नेक्स्ट, जितने भी गुड्स हमने डिस्पैच किए थे प्रायर टू पीरियड एंड या फिर ईयर एंड हैव बीन इनवॉइस एंड इंक्लूडेड इन डेटास ऑन अ टेस्ट चेक बेसिस, जितने भी गुड्स मैंने डिस्पैच किए थे वो सारे के सारे मैंने डेटास में इंक्लूड कर लिए। मतलब ये डेटास की कंप्लीटनेस की बात हो रही है कि जितने भी मेरे डेटास बनते थे वो सारे के सारे डेटास मैंने बना लिए हैं। एग्जामिन क्लाइंट कॉरेस्पॉन्डेंस को एग्जामिन करो, सेल्स एंड रिसीवेबल रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करो और परचेज डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करो। जब आप क्लाइंट कॉरेस्पॉन्डेंस, आप अपने सेल्स एंड रिसीवेबल रिकॉर्ड्स, आप परचेज डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर रहे हो, तब आप हो सकता है ओनरशिप की बात कर रहे हो, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हो। वेरीफाई करना कि एंटिटी ने चार्ज किया डेप्रिसिएशन ऑन ऑल आइटम्स ऑफ पीपीई अनलेस एनी आइटम ऑफ डीपीई आर नॉट डेप्रिसिएबल। मतलब बेसिकली डेप्रिसिएशन चेक कर रहे हो, मतलब आप वहां पे उसका प्लस माइनस चीजें चेक कर रहे हो कि उस पीपी में जो प्लस माइनस चीजें होती है वो चेक कर रहे हो, तो वो वैल्यूएशन की बात आ जाती है। यहां पे आप देखेंगे एग्जिस्टेंस, कट ऑफ, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और वैल्यूएशन। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका कि सर
जब आप प्लानिंग कर रहे हो एनजीओ के ऑडिट की, तब आप क्या क्या चीज़ें कंसिडर करेंगे, हमने ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से आपके रिवीजन वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि सर जब हम प्लानिंग कर रहे होंगे एनजीओ की, तब हम नॉलेज लेंगे सबसे पहले उसके काम की, उसके रेलेवेंट स्टैट्यूट की, रिव्यू करेंगे उसके ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को, लीगल फॉर्म को, ऑडिट करेंगे अकाउंटिंग सिस्टम की, उससे निकलती हुई मटीरियलिटी की कि क्या हमें एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना है, क्या नेचर ऑफ टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स होना चाहिए। ऐसे करके बहुत बढ़िया से चार्ट बना के, बस ये चार्ट आपने अगर एक बार कर लिया तो आपके 5 मार्क्स सिक्योर हो गए। आपको वैसे तो 8 पॉइंट याद रह जाएंगे, लेकिन 5 पॉइंट भी आप लिख देंगे तो आपको 5 में से 5 मार्क आ जाएंगे। ऐसे करके मैंने आपके 100% डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस बनाए जिसमें हमने आपको ये चार्ट भी दिया है, ठीक है। और हैंड रिटन नोट्स की लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड करी है जहां से आप ये एक्सेस कर सकते हैं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। यस सर, चलिए नेक्स्ट बोले सर ऐसे 300 में क्या क्वेश्चन है सर, सीए टीना ऑडिटर स्काई लिमिटेड की, जो अपने फाइनेंस एंड ऑडिट हेड को बोलती है कि आप ऑडिट स्ट्रैटेजी बना दीजिए। मतलब मैंने क्लाइंट को ही बोल दिया कि आप ऑडिट स्ट्रैटेजी बना दीजिए, क्लाइंट ने ऑडिट स्ट्रैटेजी बना दी, हमने ऑडिट भी कर दिया, उसके बाद पता चला कि हमने ऑडिट की इफेक्टिवनेस से कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। तो क्या यहाँ पे सीए टीना ने सही किया? बिल्कुल गलत किया। ऐसे 300 बोलता है कि भाई ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान बनाना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर है। हम चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं मैनेजमेंट के साथ अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान, लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, उससे हमारी ऑडिट की इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और यहां पे आपने खुद उनको ही बोल दिया बनाने के लिए, तो आपने तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है। यही सारी चीजें यहां पे लिखी गई हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन कर लेते हैं 3A में क्या बोल रहा है सर, चैप्टर नंबर 9 का है, हमें वेरीफाई करना है पेमेंट ऑफ कॉमन एमेनिटीज जो गिफ्ट शॉप ओनर टू होटल, मतलब होटल में जो गिफ्ट शॉप ओनर है उसने जो पेमेंट किया है उसको हमें वेरीफाई करना है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, टाइम पास वाला। नेक्स्ट 265 में क्या बोला गया है, हमें इंडिकेटर्स बताने सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज के लिए, जो हमें हेल्प करेंगे एसेस करने के लिए कि भाई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एफिशिएंट है या फिर नहीं है। मतलब बेसिकली इंडिकेटर्स बताने हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के। ये भी हमने बहुत बढ़िया से चार्ट बना के डिस्कस किया था। ये वाला चार्ट हमने क्या बताया, क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के, कि सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कब होती है, जब मैनेजमेंट ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक नहीं करती, जिससे हमारे मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्ट होते हैं प्रायर पीरियड आइटम में। और दूसरी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या है, आप सिग्निफिकेंट रिस्क को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो। क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि या तो आपके पास रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है ही नहीं, या तो है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो वो इनइफेक्टिव है। अब ये है ही नहीं या फिर क्यों इनइफेक्टिव है? क्योंकि आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट इनइफेक्टिव है। ऐसे करके आपको 7 पॉइंट याद रहेगा, इसमें से 5 पॉइंट भी आपने लिख दिए तो आपको 5 में से 5 मार्क मिल जाएंगे। ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स के लिए बहुत सारे हैंड रिटन चार्ट्स मैंने आपको बनवा के दिए हैं। आपके रिवीजन वीडियोस में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत मजा आएगा, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स भी आ रहा है उस रिवीजन वीडियोस पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 501 की। ये क्या बोल रहे हैं सर, कैसे ऑडिटर ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंटरीज के बारे में, जो थर्ड पार्टीज के पास है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया सर, थर्ड पार्टीज के पास है, उनसे कंफर्मेशन ले लेंगे, इंस्पेक्शन परफॉर्म कर लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन कंफर्मेशन अटेंड कर लेंगे, या फिर कोई अदर ऑडिटर रिपोर्ट ले लेंगे। टाइम पास वाली चीजें जो हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी S501 में। नेक्स्ट 710 की बात कर लेते हैं। क्या पूछा है सर, सीनियर मेंबर हमारे फर्म सोनी एसोसिएट्स का, वो बोल रहा है कि जो हमारा ऑडिटिंग स्टाफ है एट द टाइम ऑफ ऑडिट रिपोर्टिंग रिगार्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स जब प्रेजेंट होते हैं तो ऑडिटर का ओपिनियन कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स को रेफर नहीं करेगा एक्सेप्ट कुछ स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस में। अब क्या सर्कमस्टेंसेस है वो हमें बता दीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है S710 का, ठीक है। यस सर। चैप्टर नंबर 1 में क्या है सर, हमें ऑडिट को प्लान करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ। हमें सर्कमस्टेंसेस बताइए जहां पे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं, और 5 एग्जांपल्स दीजिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का। सर एग्जांपल्स क्या होते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के? कुछ नहीं, टाइम पास सा इन्होंने एक लाइन ऐड कर दी बस एग्जांपल कुछ नया देने के लिए, बाकी वही से पूरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की ही बात हो रही है। ये जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का हमने डिस्कशन किया है वही प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की बात हो रही है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला पूरा कॉन्सेप्ट इन्होंने लिख दिया डायरेक्टली, कुछ नहीं किया टाइम पास सा। नेक्स्ट, जब हम ऑडिट करें जिम जैम लिमिटेड का, सीए अर्जुन द ऑडिटर ने परफॉर्म किया ऑडिट प्रोसीजर्स, जो ऑडिट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देने के लिए कि सारे के सारे इवेंट्स जो अकर हो रहे हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिनका एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर चाहिए, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। विद रेफरेंस टू ऐसे क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हम अपने रिस्क असेसमेंट में इंक्लूड करते हैं इस सिग्निफिकेंट रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हमने 4 प्रोसीजर डिस्कस किए हैं जो हम ऐसे 560 में परफॉर्म करते हैं इन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लो मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स की, इंक्वायरी करो मैनेजमेंट के साथ, फिर रीड करो उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स को, और रीड करो एंटिटी के लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम 5th क्वेश्चन पे चलते आइए। 5th क्वेश्चन का ये क्या बोला, चैप्टर नंबर 9 का है, एज पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम रिपोर्ट बनाते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को मेंबर्स को देने के लिए, जो हमने अकाउंट्स एग्जामिन किए उसके लिए, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, एंड इसके लिए मतलब ये पूरा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हम बेसिकली रिपोर्ट
रिपोर्ट में क्या क्या लिखते हैं, अपने जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में हम लोग चीजें क्या क्या मेंशन करते हैं ये आप हमें बता दीजिए। तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि सर बैलेंस शीट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में क्या हमने सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिल गई, क्या हमारे हिसाब से बुक्स एंड अकाउंट्स को अच्छे से रखा गया है, क्या हमें ब्रांच ऑफिस के द्वारा सारे रिपोर्ट्स मिल गए, क्या हमने बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में एग्रीमेंट है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ या फिर नहीं है। ये भी मैंने आपको एक ट्रिक के साथ याद रखवाई कि कैसे आप ट्रिक के साथ ये चारों जो हमने रिपोर्ट करनी है वो आप कैसे याद रख सकते हैं, वो भी आप रिवीजन वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का तो बहुत बढ़िया हमने ऑलमोस्ट 3 घंटे का रिवीजन वीडियो बनाया, बहुत डिटेल में, बहुत बढ़िया तरीके से पूरा एकदम अच्छे से डिस्कस करते हुए। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हमें कंसीडर करने जब हम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन चार्जेस देख रहे हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट आपके जितने भी असर्शंस है वो सारे हमने डिस्कस कर लिया एट्रीब्यूट्स ऑफ डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में। चैप्टर नंबर 1 का क्या है, सर हम कभी भी ऑडिट स्कोर 0 पे नहीं ला सकते और इसलिए हम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकते, क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस है, आप हमें बता दीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फालतू सा क्वेश्चन है जो आने के बहुत कम चांसेस है इनहेरेंट लिमिटेशन, क्योंकि बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड है, उसमें वो पर्टिकुलर जो आपके पॉइंट्स है उसको वो डिस्क्राइब करने के लिए बोलेगा, पूरा इनहेरेंट लिमिटेशन पे आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे 550 की बात कर लेते, क्या बोल रहा है सर, हमें इंस्पेक्ट करना है रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स जिससे हमें रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन के बारे में पता चले, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स हमें इंस्पेक्ट करने पड़ते हैं वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इनकम टैक्स रिटर्न देख लो, जो इन्फॉर्मेशन हमने सप्लाई करी है रेगुलेटरी अथॉरिटी को, वो सारी चीजें देख लो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है इसका, सिंपल सा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आपका ऑडिटर्स एक्सपर्ट का है, क्या है सर यहाँ पे जब हम ट्रू है कि कंपनी को बेनिफिट कर सकती है, अच्छा सॉरी, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का है, डेटा एनालिटिक्स के बारे में हमें बताना है कि सर डेटा एनालिटिक्स कहाँ पे यूज आ सकता है, कैसे कैसे यूज आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। ऐसे 701 में बोला गया है कौन से मैटर्स जब हम ऑडिटर्स रिपोर्ट में कम्युनिकेट कर रहे हैं कैम को तो वो किसका सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता है, कौन कौन से आइटम्स है जिसका वो सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता है। तो वो मॉडिफाइड ओपिनियन का सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता, वो ऐसे 570 में गोइंग कंसर्न का सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता, वो डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता, एंड इट इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। 4 पॉइंट लिखोगे, 4 मार्क आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है सर हम एक ऑटम पार्ट मैन्युफैक्चरर है, उसने अमित एंड एसोसिएट्स को लगाया एज एन ऑडिटर। ड्यूरिंग द ऑडिट ये अमित को पता चला एक सिग्निफिकेंट राइज पता चला रॉ मटेरियल कंजम्पशन में डिस्पाइट अ डिक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन आपका रॉ मटेरियल कंजम्पशन बढ़ रहा है। भाई ये कैसे बात हो गई, ये कैसे हो गया भाई, ये डिस्क्रिपेंसी हमें पता चला है इसको, इसलिए हमने डिटेल्ड रिव्यू किया वेंडर्स का जो सप्लाई कर रहे हैं इन रॉ मटेरियल्स को। जब हम वेरीफाई कर रहे थे एग्जिस्टेंस ऑफ वेंडर्स और एक्चुअल रिसीट्स ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल बाय द कंपनी, कौन सा हम चेक कर रहे हैं एंड एक्सप्लेन करना है उस प्रोसीजर फॉर द सेम। कौन सा असर्शन हम चेक कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि वेंडर सही थे कि नहीं थे, एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, एक्चुअल रिसीट्स ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल हुआ है कि नहीं हुआ है। हम अकरेंस असर्शन चेक कर रहे हैं कि ये जो रॉ मटेरियल का परचेजेस है ये एक्चुअली में हमें मिला है कि नहीं मिला है। तो ये अकरेंस असर्शन हम चेक कर रहे हैं, और ये जो अकरेंस असर्शन हम चेक कर रहे हैं इसका क्या प्रोसीजर है हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 5 में बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था कि इसमें से आपको कितने पॉइंट्स करने हैं, कैसे करने हैं, क्या मेमोरी टेक्निक के साथ करने, क्या चार्ट्स के साथ आपको बना के करने, तो आप वो देख लीजिएगा। मात्र 2 घंटे का वो पूरा चैप्टर नंबर 5 का पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया, चैप्टर नंबर 5 वो भी आप देख लीजिएगा। ये था हमारा पूरा MTP2 ऑफ CA इंटरमीडिएट ऑडिट। आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम CA बनेंगे, ताकि जो भी वीडियो देखे उसको मोटिवेशन आ जाएगी, वो CA बनेगा। इस बार ऑडिट में एग्जामिशन पार, बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगी, आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यस सर।